नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज यूपी में पहले चरण का मतदान चल रहा है। फर्स्ट फेज में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान बहुत अच्छी रफ्तार से इस समय चल रहा है। वेस्ट यूपी की जनता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। 5 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं 4:59, 5 बज रहे हैं। 1 घंटे का मतदान अभी बाकी है। 6 बजे तक का समय है। पश्चिमी यूपी के आज जिन जिन जिलों में वोटिंग है वो जिले जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। इनमें शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। वैसे पश्चिमी यूपी का यह इलाका जाटलैंड के नाम से भी मशहूर है। राष्ट्र की बात में आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि पहले चरण में अभी तक जो मतदान हुआ है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि दोपहर 3 बजे तक इन इलाकों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। आपके लिए जानना जरूरी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 48% एवरेज वोटिंग हुई है। आगरा में 47.5% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है। नोएडा में 47% से ज्यादा, गाजियाबाद में 43% से ज्यादा, अलीगढ़ में करीब 46%, हापुड़ में 51% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। एवरेज अगर इनकी निकालें तो 48% के आसपास निकलती है। अब पिछली बार का प्रतिशत आपको याद ही होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 61% मतदान हुआ था। 61% वोटिंग हुई थी। इस बार 3 बजे तक 48%, 3 घंटे की वोटिंग बाकी। क्या पिछली बार का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है? इस पर भी बहस होगी। लेकिन आज पहले चरण के चुनाव में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उन पर भी एक नजर डाल लीजिए। इनमें योगी कैबिनेट के 9 मंत्री शामिल हैं। इनमें कौन कौन से मंत्री हैं? अतुल गर्ग हैं, सुरेश राणा हैं, संदीप सिंह हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, अनिल शर्मा हैं, कपिल देव अग्रवाल हैं, जीएस धर्मेश हैं, दिनेश खटीक भी हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी मैदान में हैं। उधर कैराना में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह और सपा के नाहिद हसन के बीच बेहद कांटे की टक्कर चल रही है, यह कहा जा रहा है। अब 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों पर जहां आज वोटिंग चल रही है, किसको कितनी सीटें मिली थी यह ऊपर देख लीजिए। पिछली बार इन 58 सीटों में से 53 बीजेपी ने जीती थी। पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं। 53 आउट ऑफ 58। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 और बीएसपी को सिर्फ 2 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी। यानी पूरी तरह से सफाया कर दिया था बीजेपी ने उन सीटों पर जहां आज वोटिंग चल रही है। इस बार क्या होगा देखना है, क्योंकि इस बार के मुद्दे क्या पुराने पिछले चुनाव के मुद्दों से थोड़े बहुत अलग हैं? फर्क तो है, लेकिन हां कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो पिछले चुनाव में भी यहां पर जमकर चले थे। पलायन का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा। इस बार कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। हिंदुत्व तो है ही, फिर कृषि कानून है, खेती के अलावा महंगाई है, छुट्टा पशु लावारिस जानवर है। और वहां एक और मुद्दा इस बार कुछ एक इलाकों में चल रहा है, वो ये है मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना। वो कितना चलेगा ये भी देखेंगे। लेकिन राष्ट्र की बात में, क्योंकि अभी इस समय आज पहले चरण का मतदान चल रहा है, हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और बड़ा सीधा सवाल है। पहले चरण का मतदान यूपी चुनाव के बारे में क्या संकेत दे रहा है, क्या कह रहा है? राष्ट्र की बात में इसी पर बहस करेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अरशद आबिद मेरे साथ हैं, बीएसपी से फैजान खान हैं, कांग्रेस की तरफ से संजीव सिंह मेरे साथ राष्ट्र की बात में शामिल हैं, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन यहां स्टूडियो में आ गए हैं, और ग्राउंड जीरो से जहां जहां वोटिंग चल रही है वहां से मेरे कुछ रिपोर्टर भी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन भी जुड़ेंगे। राजीव रंजन के पास सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि राजीव रंजन जहां भी जाते हैं माहौल भांपते हैं और लोगों की नब्ज पकड़कर उसे
जांचने में, परखने में काफी महारत हासिल कर चुके हैं, देश का कोना कोना छान चुके हैं। राजीव, आप ही के पास आ रहा हूं। पहले आपके पीछे तो मैदान खाली दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है आप कहीं और आ गए हैं अब, क्योंकि सुबह से आप मतदान केंद्रों पर घूम रहे थे। आज सुबह से आपने शाम तक जो देखा राजीव, उसमें आपको कौन से मुद्दे वोटरों के मन में हावी दिखाई दिए? और 3 बजे तक जो 48% मतदान आप देख रहे हैं, आपका क्या अंदाजा है? क्या कहता है ये मतदान और कहां तक जाएगा? क्या पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? राजीव। देखिए मानक, मुझे लगता है कि 65 से 70% के आसपास मतदान ये जाएगा। और दूसरी बात है कि मैं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, राष्ट्र की बात का वक्त हो गया था तो मैं रास्ते में था और आपके आदेश पर खड़ा हो गया। मैं बागपत ज़िले में पहुंच चुका हूं। मैंने 4 जिलों की यात्रा की है और मैं शामली, मेरठ और मुजफ्फरनगर होते हुए बागपत पहुंचा हूं। अब चुनाव ख़त्म हो, समय कम था तो मैंने सोचा बागपत पहुंचा जाए। दूसरी जो बात आपने कही मुद्दे की, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ मानक, अब 1 घंटे मतदान के बचे हैं तो गन्ना भी चला है और जिन्ना भी चला है, कैराना भी चला है तो किसान का आंदोलन भी चला है। शहरी क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ के शहर वासियों से बात करेंगे तो नंबर 1 पर उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर है और शहरी क्षेत्रों के लोग लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा वरीयता उन्होंने दी है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, जो किसानों के इलाके हैं, उसमें मैंने पाया है कि गन्ना भी चला है और किसान आंदोलन भी चला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लाभार्थियों की बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि वहाँ जिन्ना भी नहीं चला है। तो चला तो सब कुछ है, लेकिन किसका कितना चलेगा? मैंने सुबह भी ये बात कही थी मानक, और इस वक्त भी एक बात कहता हूं कि ये जो 58 सीटों पर चुनाव हुआ है, मेरे देखने में 2 चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि यहाँ चुनाव 1 to 1 हुआ है, सारी सीटों पर आमने सामने की टक्कर है। मैं जितनी सीटों पर गया हूं और जितनी सीटों की मैंने जानकारी भी ली है, त्रिकोणात्मक संघर्ष बहुत ही कम सीटों पर है। आपको नतीजे आएंगे तो उसको ज़्यादा समीक्षा करने में आसानी होगी, लेकिन फिलहाल जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष बहुत ही कम सीटों पर है। हर जगह 1 to 1 फाइट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो नाराज़गी थी, उतनी ही संख्या में नाराजगी भी किसानों में नहीं देखने को मिली। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन उतना बड़ा मुद्दा जितना नवंबर में था, उतना फरवरी में नहीं दिखाई दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम मिट गया है। मुजफ्फरनगर, कैराना, ये लोगों के दिलो दिमाग में है और किसान आंदोलन भी है। मैं अगर जाटलैंड की बात करूं तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जाटों में अपनी पार्टी आरएलडी को लेकर के एक एग्जिस्टेंस की, एक अस्तित्व की भावना मुझे देखने को मिली है, जिसकी वजह से वो बार बार ये बातें, अगर आप जाटों के गांव में जाइए तो वो बात ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले हमारा नलका खराब हो गया था, इस बार वो उसमें वॉशर वॉल्व दे के थोड़ा ठीक किया, पानी देने लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें लोग बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये वोटों की लामबंदी किस तरीके से हुई है, और जाट मुस्लिम गठजोड़ जो चौधरी चरण सिंह के ज़माने में था, जो एकदम खाई हो गई थी, नदी के 2 किनारे की तरह हो गए थे, वो कुछ पास आए तो है, लेकिन कितने पास आए हैं ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। ओके, ऑल राइट राजीव, बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से प्रशांत गुप्ता के पास चलते हैं। पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है क्योंकि मतदान अभी भी चल रहा है। मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता मेरे ख्याल से शायद नोएडा के किसी पोलिंग बूथ के बाहर ही हैं। प्रशांत, कहां हैं, थोड़ा बताइए, थोड़ा तस्वीरें भी दिखाइए। राष्ट्र की बात में विश्लेषण तो चलेगा, लेकिन जरा देखें लोग भी, हमारे दर्शक भी, कि वोटिंग कैसी चल रही है नोएडा में, और कुछ बात भी करिए लोगों से। क्या कौन से मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग हो रही है? बिल्कुल मानक, मैं इस समय नोएडा के 70X सेक्टर में खड़ा हुआ हूं और मैं आपको बता दूं कि ये हाई राइज इलाका है। यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, जो कि हर वर्ग से हैं, जो हर धर्म से हैं, जो हर जाति से हैं, और हम उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर क्या मुद्दे थे। देखिए, जो जैसे कि राजीव जी ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर और गन्ना भी चला है जाटलैंड में और तमाम मुद्दे चले, लेकिन नोएडा और गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा एक मुद्दा था।
जो कि यहाँ के जो शहरी निवासी हैं उनके लिए सबसे अहम मुद्दा है। जैसे कि पहले आमतौर पर जो घटनाएं होती थी, जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे या स्नैचिंग हुआ करती थी, उनमें परिवर्तन आया और साथ ही साथ विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये मुद्दे गौतम बुद्ध नगर के रहे, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में कोई भी जाति बिरादरी माहौल नहीं है। हालांकि माना जाता है कि गौतम बुद्ध नगर की अगर पूरी बात करें तीनों विधानसभाओं की, मैंने दादरी भी घूमा, सुबह जेवर भी घूमा, नोएडा भी घूमा, तो यहाँ पर ब्राह्मण ज्यादा है, वैश्य भी हैं, ठाकुर भी हैं, गुर्जर भी हैं, तमाम बिरादरियों के लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जातिवाद के साथ के अलावा कैंडिडेट में जो लोग हैं जिस जाति बिरादरी के, उनको तो देखा ही जाता है, लेकिन साथ में जो सबसे अहम मुद्दा होता है वो है विकास का और लॉ एंड ऑर्डर का। मेरे साथ में तमाम हाई राइज बिल्डिंग के लोग खड़े हुए हैं और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी हाई राइज बिल्डिंग के जो अपनी अपनी सोसाइटीज हैं उसके अध्यक्ष हैं, कोई सेक्रेटरी है, कोई तमाम लोग हैं, और ये तमाम लोग अपने अपने अपार्टमेंट से यहाँ पे वोट करवाने आ रहे हैं और अपने अपने लोगों को भी मोटिवेट किया। क्या रुझान लगता है आपको, क्या मुद्दे रहे इस बार वोट करते समय? देखिए, अगर मैं नोएडा की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो विकास का था। और माननीय विधायक नोएडा जो पंकज सिंह जी हैं, उन्होंने 20,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं को यहाँ पर लागू किया। और चाहे वो सड़क का निर्माण हो या अन्य निर्माण कार्य हो, उसके अलावा कानून व्यवस्था पर पुलिस कमिश्नरी बनाई गई, जिससे कि ये हुआ कि कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हुई है। और इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और योगी जी और साथ में माननीय विधायक जी ने मिल करके नोएडा का जो विकास किया है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र का, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए वोट दिया जी। आप युवा हैं और आप एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्या लगता है आपको कि आपकी सोसाइटी में बढ़ती महंगाई या रोजगार या बेरोजगारी, इस तरीके के मुद्दे भी थे लोगों के ध्यान में? देखिए, मैं बता दूं, मैं एओए का अध्यक्ष हूं और मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग, अलकायदा और सीरिया की बात नहीं होगी। यहाँ बात होगी डेवलपमेंट की, यहाँ बात होगी एजुकेशन की, यहाँ बात होगी सिक्योरिटी की। याद रखिए, योगी जी के सरकार में लोग गुंडों से, माफियाओं से शरण लेना और मदद मांगना बंद कर दिए हैं। और जब जिसको दिक्कत परेशानी होती है, पुलिस प्रशासन से हेल्प लेती है। बदमाशों, माफियाओं से लोगों ने हेल्प लेना, मदद मांगना, उनकी बात करना युवा बंद कर दिए हैं। आप तो सीनियर सिटीजन हैं, क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में क्या बदलाव आया, क्या लगा इस बार, क्या सोच के वोट दिया सीनियर सिटीजन ने? देखिए, यहाँ का जो मुद्दा है, द मेजोरिटी सीनियर सिटीजन, उन लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बढ़िया मुद्दा है। ओके, प्रशांत से संपर्क कट गया, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था। हाई राइज या जो शहरी इलाकों के वोटर हैं वो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। जल्दी से प्रभाकर के पास भी चलते हैं। प्रभाकर, आप किस इलाके में हैं? आपने सुबह से अब तक वोटिंग में क्या महसूस किया, क्या ऑब्जर्व किया? और इस बार रिकॉर्ड टूट रहा है ऐसा लगता है, पिछले बार का 61% का। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभाकर, बताइए। निश्चित तौर पर मानक रिकॉर्ड टूट रहा है, इसलिए कि वोटिंग जिस लिहाज से हो रही है। मैं यहाँ झड़ौदा में हूँ, चरथावल का एक विधानसभा एक बूथ है और बूथ पे अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है। लगातार सुबह से लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन जो मैं देखा हूँ वो ये कि प्रत्येक बूथ, प्रत्येक इलाके का मिजाज अलग है, मुद्दे अलग हैं। किसी बूथ पर जाओ तो लोग कहते हैं कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था ही मुख्य मुद्दा है, वो एक ही तरफ से लगातार बोले जा रहे हैं, मानो सब कुछ ठीक है। दूसरे बूथ पर जाओ तो वहां कह रहे हैं कि नहीं, एकदम बदलाव की लहर है। मैं संयोग से अभी जहां पर खड़ा हूं, ये सुबह से मैं महसूस कर रहा था कि किसान आंदोलन का गुस्सा किसानों में कम हो गया है। लेकिन मैं जहां जिस बूथ पर खड़ा हूं, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों का गुस्सा था, जो मुद्दे थे, जो गुस्सा था, वो गुस्सा यहां अब भी बरकरार है। मैं राजीव रंजन की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि जो वहां पर बॉर्डर पे जो गुस्सा था वो थोड़ा कम हो गया था, ऐसा एहसास हो रहा था। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे भी अभी मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ऐसे जगह हैं जहां पर वो मुद्दे अभी भी हैं, गुस्सा वहां है। लेकिन एक अहम बात और मैं यहां कहूं कि मैं जिस जगह पर हूं, यहां पर हिंदू मुस्लिम की आबादी बहुत अच्छी है। और एक अच्छी बात यह है कि यहां जाट और मुसलमान मिलकर वोट कर रहे हैं और इनके मिलने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो संकेत साफ है कि लड़ाई जो उत्तर प्रदेश में है, पहले चरण में है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफा लड़ाई नहीं है, बराबरी की लड़ाई है। कहीं कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। एक दो जगह पर जाने पर जहां लगता है कि बीजेपी के वोटर्स चूंकि ज्यादा वोकल होते हैं तो वो ज्यादा वोकल होकर बातें कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदाता जागरूक हो गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं जो देख पा रहा हूं कि मुजफ्फरनगर में कम से कम
हिंदू मुस्लिम का कार्ड इस बार नहीं चल रहा है, गन्ना चल रहा है, जिन्ना नहीं चल रहा है। लोगों में भाईचारा है, मिलजुल कर बातें करें। और मैं अभी कह रहा हूं कि जो लोग, आप एक मिनट इधर आ पाए, मैं कहूं कि यहां जो वोटिंग हो रही है किस मुद्दे पर हो रही है? विकास पे हो रही है जी। विकास होगा, बीजेपी ने विकास कहाँ करा? कुछ भी नहीं करा। सांड फिर रहे खेतों में, कुछ भी नहीं करा आज तक इन्होंने। ऐसा ही है। आप बताइए क्या हो रहा है, किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? अजी हजारक तो है, बाजार फिर रहे बाजार हजारक। हाँ, ये कुछ कह रहे थे। हाँ बताइए किस मुद्दे पर हो रहा है? जी, हजारक तो यहाँ गए फिर रही है और इन्होंने सारा तेल घी दूध सब महंगा कर दिया। बताओ क्या करेंगे? किसानों का मुद्दा है क्या? किसानों का यही मुद्दा। बताओ जब सारा खा लेगा हम क्या खाओगे फिर? बताओ। इधर आ जाइए। हाँ। किसानों का मुद्दा सबसे पहला ये है, 5 साल में बीजेपी सरकार ने कोई रुपया नहीं बढ़ाया। लास्ट के साल मांगे 25 रुपए बढ़ा के किसानों पे एहसान कर दिया। 35 रुपए बढ़ा के एहसान कर दिया। 10 तो पहले बढ़ाए थे। उसके बाद आप हर चीज के ऊपर ये रेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, गन्ने के ऊपर इन्होंने कभी रेट नहीं बढ़ाया। रही बात नारी सुरक्षा, बेटी सुरक्षा, उसमें भी विफल रही है। कहाँ पे बलात्कार नहीं हुए? हाथरस में हुआ, कहाँ नहीं हुआ? सब बीजेपी सरकार में हो रहा है। गुंडागर्दी झुकी है। किसान वैसे बर्बाद कर दिए। ये गौवंश इतने जंगलों में फिर रहे हैं, किसान उससे बर्बाद हो गया। दूसरी मानक जैसा मैंने कहा कि जो मैं गुस्सा गाजीपुर में देख रहा था दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन के दौरान, वो उस गुस्से का की एक झलक मुझे आज यहाँ पर मतदान के दौरान मुजफ्फरनगर के चरथावल में दिख रही है। ओके, हालांकि जब मैं मुजफ्फरनगर सदर पे कुछ मतदान, ठीक है, ओके प्रभाकर, ऑलराइट, ओके, आपने विश्लेषण भी किया और आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी दी। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी प्रशांत देव भी जुड़ेंगे कैराना से, लेकिन पहले सुकेश, जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आई है, बहुत बढ़िया वोटिंग परसेंटेज है। 3 बजे तक, 7 बजे से 3 बजे तक 8 घंटे में करीब 48 से 49% की एवरेज निकल के आ रही है। पिछली बार 61% हुआ था। 6 बजे तक, जैसा राजीव रंजन कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, मुझे लगता है 65 से 70% या उसके बीच में कहीं वोटिंग हो सकती है। जब रिकॉर्ड टूटता है तो पहले हम, याद है, पिछले 15-20 साल में हम इस विश्लेषण को कई बार करते थे कि वोटिंग परसेंट बढ़ा है मतलब सरकार के प्रति नाराजगी है, ये सरकार तो गई। लेकिन पिछले 5-7 साल में ये विश्लेषण जो है ये अपने औंधे मुंह गिरा है, उल्टा गिरा है। कई बार ज्यादा वोटिंग होने पर सरकार रिपीट हुई है और कई बार हुई है। तो अब इस बार रिस्की होगा ना, मतलब अगर इसका विश्लेषण चुनाव दर चुनाव, ये मानक हम सबने ऑब्जर्व किया है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इलेक्शन कमीशन ने उसमें काम किया है, पॉलिटिकल लीडर्स ने उसमें काम किया है। तो चुनाव दर चुनाव ये बढ़ता रहा है परसेंटेज में। तो 70% के आसपास पोलिंग या उसके बियॉन्ड चली जाए तो उसका ये अंदाजा लगा लेना कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वो खतरे में है, वो जमाना और हो गया। क्या रिपीट हो रही है? रिपीट भी हो रही है, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रो इनकम्बेंसी एक ऐसा टर्म है जो पिछले एक डिकेड में, 10 से 15 सालों में प्रो इनकम्बेंसी एक, कल उसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में की, लेकिन आपके शो में मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रो इनकम्बेंसी एक ऐसा टर्म है जो वाइडली एक्सेप्टेड है आज की तारीख में। इसलिए इस वोट परसेंटेज से यह अंदाजा लगा रहा, और हमने अपने जो हमारे सहयोगियों ने दिखाया उसमें बहुत मिक्स्ड बैग लग रहा है। कहीं तो गुस्सा है, कहीं अगर आप देखें तो वो वोटर खाटी बीजेपी का वोटर लग रहा है। तो एक तरफा नहीं दिख रहा, और एक तरफा नहीं दिखने का मतलब है कि फ्रेम में दोनों पार्टियां हैं। देखिए, एक मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी ने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया है, उसका एक हिंदू वोट बैंक, उसका एक बेनिफिशियरी कास्ट, उसने कुल मिलाकर और उसमें विकास की छौक, तो एक कॉकटेल उन्होंने तैयार कर लिया है जो सबको कहीं ना कहीं छूता है। तो एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया जो 14, 17, 19 में उनको फेच करके उनको वोटें भी दिलवाई, सीट भी दिलवाया। लेकिन 30 सालों में, 3 डिकेड आप समझ लीजिए के बाद एक ऐसा मौका है, और यह भी मैं आपके शो में एक बार पहले कह चुका हूं कि आमतौर पे इनकम्बेंट गवर्नमेंट के सामने अगर उससे नाराजगी है एक वर्ग में, तो उसके सामने 2 विकल्प होते थे। अगर भाजपा की सरकार है तो सपा और बसपा होती थी, सपा की सरकार है तो बसपा और भाजपा होती थी, अगर भाजपा की सरकार है तो सपा और बसपा दोनों होते थे। आज की तारीख में जिससे भी आप बात करें तो 1-on-1 फाइट है। जो बीजेपी को वोट नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहता है, उसके लिए एकमात्र चॉइस है समाजवादी पार्टी, और इस इलाके में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन। इसीलिए ये बाइपोलर फाइट में तब्दील होने में दोनों के अपने अपने फायदे हैं। बीजेपी का हो सकता है बीजेपी का वोट परसेंटेज भी बढ़ जाए, बट दिस कम्स विद, ये जो विश्लेषण है
के मुकाबले में मायावती नहीं है, क्या इसमें रिस्क नहीं है? क्योंकि मायावती कुछ भी कहिए समाजवादी पार्टी से पिछले चुनाव में ज्यादा वोट लेकर आई थी। नहीं, पिछले चुनाव में इसी इलाके में वो रनर अप थी। हाँ, जबकि सीट उनकी 19 आई थी। लेकिन पिछला चुनाव और इस चुनाव में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। जितने भी सहयोगी हमारे गए हैं उनसे मैं टच में हूं, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि बसपा बहुत मजबूती के साथ लड़ाई में है। हो सकता है बसपा को हमेशा अंडररेट किया जाता है, बसपा को कमतर करके आंका जाता है। साइलेंट वोटर है। हाँ, उनका एक फिक्स्ड वोटर फिक्स्ड है, साइलेंट। उनका एक तबका अभी भी वोटर का है जो उनके साथ है, लेकिन वो बेस बहुत श्रिंक कर गया है। उसमें बहुत सारे वोट बीजेपी के पास चले गए हैं। क्या वो बसपा खींच के वापस लाने में कामयाब हुई है? जिनसे मैं बात कर रहा हूं अपने सहयोगियों से और ग्राउंड पे जो है वो उससे मना कर रहे हैं। वो मोटे तौर पे राजीव ने भी कहा, राजीव काफी घूम चुके हैं उसमें, प्रभाकर ने भी कहा, कई और ऐसे सहयोगी जो फील्ड में हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बाइपोलर मुकाबला लगता है। कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं दिख रहा, वो खड़ा होने की कोशिश कर रही है और बसपा अपने वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। तो दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सपा हो, इन दोनों के बीच मुकाबला है। कौन अपने पक्ष में कितना वोटर कर पाया है, थोड़ी देर में मुझे लगता है कि उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, मनीष शुक्ला, 3 बजे तक 48% मतदान और यह विश्लेषण कि यह आमने सामने की लड़ाई हो रही है। हो सकता है कि इस वजह से भी ज्यादा वोटिंग हो रही हो। आमने सामने की लड़ाई है, बाकी प्लेयर्स नहीं है कहीं पिक्चर में। आप इससे सहमत हैं या आपका क्या विश्लेषण है, क्यों इतनी ज्यादा वोटिंग हो रही है? मनीष, देखिए मानक जी, लोकतंत्र में अधिक मतदान हो रहा है, यानी कम से कम लोकतंत्र तो जीत ही रहा है। इसके बावजूद कि जयंत चौधरी जैसे लोग वोट देने के लिए नहीं निकल रहे हैं, इसके बावजूद लोकतंत्र जीत रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए 11 जिलों के 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वो स्थान है जहां 2-3 चीजें हैं। एक तो सरकार ने बहुत काम किया है, गन्ना बेल्ट है। दूसरा ये वही बेल्ट है जहां अखिलेश यादव के शासन काल में पलायन और कानून व्यवस्था एक बड़ा इश्यू था। इन तीनों चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एड्रेस किया है। मथुरा में ब्रज विकास बोर्ड के माध्यम से जन्मस्थान से लेकर वृंदावन, अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह की यूनिवर्सिटी, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गन्ना किसानों का 1.57 लाख करोड़ का भुगतान। अगर चीनी उत्पादन की बात करें तो सपा बसपा ने मिलकर 64 लाख मीट्रिक टन। मनीष एक सेकंड, ये सारी बातें आप कई बार कर चुके हैं ना। अब तो आज तो वोटिंग हो रही है, अब 1 घंटे की बची है। मैं नहीं चाह रहा कि आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचार करें। प्लीज मुद्दे पे आइए ना, थोड़ा सा मत गिनवाइए। इतना बोल दीजिए कि हमने बहुत काम किया, उतना काफी है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है, इतना अच्छा मतदान क्यों हो रहा है? मैं सहमत हूं आपकी बात से, ठीक है। बिल्कुल मेरा कहने का यही था कि 3-4 बड़े विषय थे जिसको भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एड्रेस किया। जनता जो निकली है उसको आगे भी सुरक्षा चाहिए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, आतंकवाद मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, विकास चाहिए, गन्ना किसानों के लिए जो संवेदनशीलता हमारी सरकार ने करी वही चाहिए। और भारी मात्रा में जनता का मत और आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है, ऐसा पूरा मानना है हमारा। मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मुख्यमंत्री ने, मतलब यूपी के मुख्यमंत्री ने ये जो बयान दे दिया कि भैया वोट सोच समझ के देना वरना यूपी को केरल, कश्मीर, बंगाल बनने में देर नहीं लगेगी, कहीं ये आप डराने की जो कोशिश कर रहे हैं यूपी के लोगों को, कहीं उसका असर तो नहीं है? मनीष, लोग डर रहे हैं और डर के मतदान के लिए ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। मानक जी, 17 के पहले ये जो इलाके हैं यहाँ तो केरल, कश्मीर सभी की झलक मिल ही रही थी। लव जिहाद बड़ा इशू था, लोग पलायन के लिए बाध्य थे। कैराना और कांदला में पेट्रोल पंप को खुलना कठिन हो गया था। मेरठ का सोतीगंज बाजार को एक बड़ा हब था ही चोरी गाड़ियों के कांटाने का, तो ये तो बन ही गया था लगभग। आतंकवाद देखिए फिर वही बात है। मनीष, सोतीगंज बताइए, सोतीगंज 4.5 साल चलता रहा, चुनाव से पहले 3 महीने पहले आपने बंद कर दिया और अपनी पीठ ठोक रहे हैं। आप बताइए कैसी बात कर रहे हैं? नहीं मानक जी, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के कार्रवाइयां होती नहीं, मैं अच्छा ओके ऑल राइट, मैं दोबारा पूछता हूं सवाल। मैं ये पूछ रहा हूं, वोटिंग वाले दिन ये भय पैदा करने वाला बयान देने की क्या जरूरत है कि सोच के वोट देना वरना यूपी को कश्मीर, बंगाल, केरल बनने में देर नहीं लगेगी? क्या केरल, बंगाल, कश्मीर इतने बुरे हैं क्या? कश्मीर में तो खैर आप ही की सरकार डायरेक्ट वहां पर रूल कर रही है, केंद्र सरकार। नहीं, कश्मीर के लोगों ने जो दंश झेला है
केरल की जो परिस्थिति और बंगाल में भी जो हो रहा है, देखिए मानक जी, न बताने की आवश्यकता है न डिस्क्राइब करने की, सबको पता है परिस्थितियां क्या है। और हमको ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि वहां की स्थिति सामान्य कानून व्यवस्था में, देखिए ममता जी आई उस दिन, कितने सम्मान सहित आई, कितने सम्मान सहित गई। वही जब बंगाल में कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री, सांसद किस तरीके से रोज हमले होते हैं, तो सामान्य लोगों की क्या परिस्थिति बंगाल में है ये बताने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर से रिलेट करके ही बोल रहे थे ना वो, कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, और तो कुछ नहीं बोल रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम प्रकार की जो अन्य गतिविधियां हैं वो भी देखिए मानक जी, हम लोग तो ऐसे दल के लोग हैं जो कभी कोई चीज नहीं छिपाते। कानून व्यवस्था भी इशू है, और तमाम जो राष्ट्र विरोधी तत्व वहां सक्रिय हैं, उनको वहां संरक्षण मिलता है। वो यहाँ तो अखिलेश यादव ने कह दिया था, छोड़ने की पैरवी कर दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अगर नहीं इंटरफियर किया होता तो 6-7 आतंकवादी छोड़ दिए थे जो। अच्छा ओके, ऑलराइट, एक सेकंड, सुकेश कुछ कह रहे हैं। हाँ एक सेकंड। हाँ मनीष, सुकेश बोल रहा हूं। अभी आप कह रहे थे कि इतनी वोटिंग हो रही है तो लोकतंत्र की जीत है। अभी हाल में बंगाल में चुनाव हुए, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों ने वोट किया, ममता बनर्जी तीसरी बार चुन के आ गई। हम इतना ट्रिविलाइज क्यों करते हैं ये एक स्टेट के इलेक्शन में? हम इसको इतना ऐसे कर देते हैं जैसे ये आखिरी चुनाव हो। भाई वहां भी जनता ने चुन के भेजा ना उनको। बंगाल की क्या स्थिति है? बंगाल में लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार चल रही है। क्या कहना चाहते हैं बंगाल की क्या स्थिति है? ऐसा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, लोकतंत्र से वो चुनी गई, और हमने कभी ये भी नहीं कहा कि नहीं वहां ईवीएम खराब हो गई थी, वहां हैक कर ली गई थी, हमने तो नहीं कहा। लेकिन जो प्रत्यक्ष हिंसा थी, अगर मैंने कोई गलत बात कही हो, वहां आदरणीय जेपी नड्डा जी के काफिले पे हमला नहीं हुआ, वहां तमाम केंद्रीय मंत्रियों के काफिले पर हमला नहीं हुआ, तमाम पॉलिटिकल हत्याएं नहीं हुई हो, आप लोगों ने भी दिखाया। एक हमले से मनीष, अभी ओवैसी पे हमला हो गया, एक मान लीजिए हमला हो गया, वो एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो सकता है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को इस तरीके से मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं क्या, ऐसे बात करके। एक तरफ आप कहते हैं कि लोकतंत्र का त्योहार है, बहुत अच्छा है, इतनी वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, देखिए सुकेश जी, आप सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ जरूर रहे हैं। आपको भी पता है कि वहां की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, चुनाव के दौरान की हिंसा, और उत्तर प्रदेश में जो ओवैसी जी के साथ हुआ और 2-2 घंटे वो पकड़े गए, और वहां किस तरीके से लोग उसके बावजूद घूमते, सरकार का संरक्षण है, ये आपको भी पता है और पूरे देश को पता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई हमला करता है, कोई कानून को हाथ में लेता है, तो उसकी जगह जहां होती वहां भेजा जाता है, वहां उसको संरक्षण नहीं दिया जाता है। ओके ऑलराइट, एक सेकंड रुकिएगा मनीष, जल्दी से प्रशांत देव के पास चल रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं अर्शद आपके पास भी आ रहा हूं, संजीव आ रहा हूं, फैजान आ रहा हूं। पहले कैराना चल रहा हूं प्रशांत देव के पास। प्रशांत जल्दी से बताइए वहां पर इस समय वोटिंग कैसी चल रही है? 5:30 बजने वाले हैं, सिर्फ आधा घंटा बचा है, जल्दी जल्दी कुछ लोगों से बात भी कर लीजिए प्रशांत। देखिए, आप कराना की बात करें, कराना में वोटिंग शुरू से सुबह से ही बहुत लंबी लंबी लाइनें हमको मिली, और ये लाइनें हैं दो ही तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, एक गठबंधन की तरफ, दूसरी बीजेपी की तरफ, और बीच में कहीं और कोई तीसरी लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या मुद्दे हैं, लोगों से हम बात करेंगे कि किस मुद्दे पे लोग अपना वोट डाल रहे हैं। सर, क्या है इस बार, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे भैया इस बार, क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा है चुनाव? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। आप चाचा क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? है जी, क्या मुद्दा है इस बार? क्या का मुद्दा? विकास के लिए वोट दे रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? ठीक कह रहे हो, विकास के लिए वोट दे रहे हैं। तो आप माना कि आप सुन रहे हैं कि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले अभी बात हमसे कर रहे थे लेकिन कैमरे में बात नहीं कर रहे। हाँ प्रशांत, और दूसरी लाइन आप कह रहे थे 2 लाइनें हैं, जरा दूसरी लाइन में भी बात करिए कुछ लोगों से, देखिए जरा अगर तस्वीर हमें यहीं पे दिखाई। जी जी, नहीं माना कि दूसरी लाइन का मेरे कहने का मतलब ये था कि जहां जहां भीड़ हमें दिखाई दी, मतलब एक तरफा या तो एक तरफा पूरा हमें गठबंधन की तरफ जाता दिखाई दे रहा था, और दूसरा हमें बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा था, ऐसे रुझान हमें लग रहे थे। लेकिन क्यों? इसलिए कि पूरी तरीके से यहाँ हमको ध्रुवीकरण वाली बात यहाँ पे नजर आ रही थी। कराना की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर जो लाइन यहाँ शुरू हुई वो खत्म नहीं हुई, तो काफ़ी उत्साह रहा मतदाताओं में यहाँ पे। अभी भी देखिए यहाँ पे
परसेंटेज जो अभी थोड़ी देर पहले 1 बजे तक 40% हो गया था, अभी कैराना की बात करें तो 60% तक यहाँ पे जा चुका है। तो यहाँ पे वोटिंग जो है खूब ज़्यादा हो रही है और उसका आप मतलब समझ सकते हैं कि घर से एक एक व्यक्ति जो है निकल कर वोट करने आ रहा है, तो इसका असर किस तरीके का होगा ये समझा जा सकता है। ओके, ऑल राइट, शुक्रिया प्रशांत इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। कैराना से अरशद आबिद समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद, बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है, ये जो पिछली बार का वोटिंग में रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है, 3 बजे तक 48% वोटिंग है और 6 बजे तक ऐसा लगता है कि 65-70% हो सकता है। अरशद, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, वोटरों के मन में क्या चल रहा है? मानक जी, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, और सभी लोगों को चाहिए कि वो वोट डालें, अपने मत का प्रयोग करें। अभी भाजपा के मेरे साथी कुछ आरोप समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर लगा रहे थे। अगर आप स्टेट वाइज भाजपा की सरकारों के आंकड़े उठाकर देखें, एनसीआरबी के आंकड़े, तो उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा है। चाहे गैंगरेप हो, चाहे अपहरण हो, चाहे मर्डर हो, चाहे डकैती हो, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां एक व्यापारी को एक लखनऊ में गोली मार, उत्तर प्रदेश है जहां गोरखपुर में एक व्यापारी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा दे जाता है, यह वो उत्तर प्रदेश। हाथरस की एक लड़की को गैंगरेप के बाद उसकी सुनवाई जब नहीं हो पाती है और गैंगरेप के बाद उस लड़की को अंतिम संस्कार भी पेट्रोल छिड़ककर रात के 12 बजे दंडकी के साथ किया जाता है। यह वो उत्तर प्रदेश है जहां अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस के 45 जिलों में 5 व्यक्तियों की एक साथ हत्या कर दी जाती है। अरशद, वही बात आपसे कहूंगा जो मनीष से कही, बहुत हो चुका प्रचार, आज प्रचार का दिन नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी आ रही है वो ये आ रही है कि आमने सामने की लड़ाई हो रही है बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन में। आपको लग रहा है इसी वजह से मतदान ज्यादा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फायदा किसका देख रहे हैं आप इसमें? मानक जी, समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन आरएलडी गठबंधन 11 जिलों में होने जा रही 58 सीटों में से क्लीन स्वीप करने जा रहा है, सारी सीटें जीतने जा रही हैं। ये बुरी तरीके से हारने जा रही हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, गन्ना जिन्ना की बात करते हैं। अच्छा, आपकी रिपोर्ट क्या है अरशद? ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास? चल रहा है जी मानक जी, आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है जमीन से जहां वोटिंग हो रही है वहां से? मानक, इनके पास क्या रिपोर्ट है? अखिलेश जी ने के पास जो रिपोर्ट है वो पढ़ देता हूं। अखिलेश, अच्छा एक मिनट, आपके नेता की रिपोर्ट, एक सेकंड अरशद, एक सेकंड। हाँ अरशद, आपके नेता अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट किया है, बिल्कुल अभी, खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। अजय मिश्रा अभी उन्होंने ट्वीट किया, हालांकि कोर्ट से उनको बेल मिली है, लेकिन वो याद कराना कि ये आरोपी हर पक्ष की कोशिश है, कौन से विषय का है। इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, लोगों को मौत के घाट उतार दिए, उनके पिता आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, तो वो याद कराने की कोशिश है। अभी उन्होंने जयंत ने भी ट्विटर पर कुछ ऐसा ही लिखा था, 4 किसानों को कुचला, 4 महीने में जमानत हो गई। वही अखिलेश यादव याद दिला रहे हैं। जाहिर है चुनाव के दौरान इस मुद्दे को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। फैजान खान, आपके पास आ रहा हूं। फैजान, आमने सामने की लड़ाई है, ऐसा लग रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट तो यही है, बिल लाती है और 800 किसानों को शहादत के लिए मजबूर कर देती है। अच्छा ओके अरशद, एक सेकंड नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल अजय मिश्रा टहनी ओके अरशद के मामले में नामजद हैं, वो अपने ऑल राइट अरशद रुकिए ना, अरशद भाई रुकिए ना एक सेकंड, ऑल राइट ओके एक सेकंड, थोड़ा फैजान खान को और संजीव सिंह को भी बोलने दीजिए भाई। आमने सामने की लड़ाई है लेकिन यहाँ थोड़ा तो उनको बोलने दीजिए। हाँ फैजान बोलिए। मानक भाई बोलिए भाई, आप यहाँ पे कह रहे हैं आमने सामने की लड़ाई है, और कल की तारीख में मैं रंजन भाई साहब को भी बता दूं कि अखिलेश यादव जी ने अपने प्रवक्ताओं को वापस बुला लिया। उन्होंने नोटिस जारी किया कि कोई प्रवक्ता उनके टीवी डिबेट पे नहीं जाए। ये आमने सामने की लड़ाई है। तो क्या मतलब है आप? अच्छा आपका क्या कहना है, क्या आरोप है आपका? अखिलेश ने अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में भाग लेने से क्यों रोक दिया, क्यों बुला लिया, बताइए? नहीं लड़ पा रहे ना वो, उनको साफ साफ पता चल गया कि अब चूंकि जितना भी पढ़ाई करने का वक्त है उस तक पढ़ाई किया नहीं किसी ने, ना भारतीय जनता पार्टी समाजवादी ने। एग्जाम का दिन आ गया, आज देखिए वोटिंग का दिन आ गया, और मैं सबको, सारे लोगों को अपने उत्तर प्रदेश के जो 58 सीटों पे आज लोकतंत्र के त्योहार के दिन वोटिंग की है और जिस तरह से वोटिंग की है, माना कि मैं उसी टॉपिक पे रहना चाहता हूं जो आपने कहा कि आज कोई रैली और आज कोई भाषण का दिन नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने वोटिंग किया है वो साफ दर्शाता है, इस बात के ओर इशारा करता है कि जोश दूसरे की सरकार बनाने में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने की तरफ वोटिंग हुई है। ये साफ दर्शाता है जिस हिसाब से वोटिंग हुई है आज उत्तर प्रदेश के 58 सीटों। दूसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, मनीष शुक्ला जी, अगर आपको मतलब जाते जाते भी अहंकार योगी जी का नहीं टूटा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे,
तो आखिर में वो धमकी दे रहे। क्या उन्हें सही बात रंजन भाई साहब ने कहा कि क्या केरल, बंगाल, कश्मीर ये देश के बाहर लगता है क्या उन्हें? या हमारे देश में नहीं लगता, ये राज्य हमारे देश में नहीं है? क्या कहना क्या चाहते थे वो इस बात से? मनीष भाई मुस्कुराइए कम, देख लीजिएगा 10 मार्च को, अल्लाह आपके मुस्कुराहट को कायम रखे आपके, लेकिन भाजपा सरकार के नहीं रह पाएगी, क्योंकि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। उनके शब्दों के बयान से साफ साफ दिख रहा है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं अगर फैजान, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं अगर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि आमने सामने की लड़ाई है, तो आप कह रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं है, और बीएसपी भी खूब फाइट में है, और हो सकता है बीएसपी का साइलेंट वोट प्लस और वोट लेके ये इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, यही कह रहे हैं आप? मानक भाई, जिस तरह से रंजन भाई साहब ने डेटा दिया, हम कई सीटों पे 58 सीटों पे रनर अप रहे हैं 2017 में। आप 10 मार्च को रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर मानक भाई आपके स्टूडियो में मैं बैठूंगा, अगर आप ये ना कह दें कि आपने वाकई 5 साल पढ़ाई किया इसलिए आपने एग्जामिनेशन इतना अच्छे से पास किया, ओके, तो आप देख लीजिएगा। ओके, हाँ, हम शोर शराबे से दूर है, जो खोफा मचा हुआ रहता है। आज वोटिंग का दिन है, जनता बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो वोटिंग कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा करिए दिखाने के लिए। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज मेरे पास आ गया। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट करीब 57.5% वोटिंग हुई है। 5 बजे तक 57.5%, सुकेश अच्छा खासा है। 3 बजे तक 48% था, 5 बजे तक ये देखिए 57.79%, एक बहुत अच्छा, इसे आप वोटिंग परसेंटेज कह सकते हैं। अब 1 घंटा बाकी है, यानी पिछली बार का रिकॉर्ड तो इस बार ऐसा लगता है टूटना तय हो गया है। पिछली बार 61% वोट पड़ा था, अब 1 घंटे की वोटिंग बाकी है, और 57.79% मतदान 5 बजे तक उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले चरण में हो चुका है। संजीव, इसी पर पहले एक प्रतिक्रिया दे दीजिए अपनी, आपको क्या समझ में आ रहा है, इतना अच्छा खासा वोटिंग क्यों हो रही है? मानक भाई, सबसे पहले तो इस 58 विधानसभा क्षेत्रों के सम्मानित मतदाताओं को सैल्यूट करता हूं। इस लोकतंत्र के पर्व को उन्होंने बखूबी से आज जिया है कि जो रिकॉर्ड मतदान कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं सारे आपके पैनलिस्टों की बात सुन रहा था, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत प्रचार नहीं लंबा करूंगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सब्जबाग आज भी दिखा रहे थे, इतना ही कहूंगा कि भाजपा चाहे जिन्ना की बात करे, चाहे गन्ना की बात करे, चाहे गर्मी निकालने की बात करे, चाहे उसके बाद दंगा की बात करे, मुझे लगता है कि ये 2 लाइन पर्याप्त है कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, या रब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। ये इनके सामने आज जो जनता भारी मतदान कर रही है, ये बता रही है कि परिवर्तन चाह रही है। और कांग्रेस पार्टी की चर्चा सुकेश भाई कह रहे थे, सुकेश भाई 10 मार्च को देखिएगा, त्रिकोणात्मक संघर्ष कई जगह है। हम बिल्कुल बात कह रहे हैं कि हम जब 100 सीटों पे गठबंधन में लड़े थे तो हम 7% वोट पाए थे, लेकिन 2012 का सुकेश भाई परिणाम निकाल के देखिएगा, जब हम अकेले लड़े थे 352 सीटों पे, भारतीय जनता पार्टी पूरे सीटों पे लड़ी थी, तो ये 14% वोट पाई थी 48 सीट के साथ, और हम 12% वोट के साथ 28 सीट पाए थे। परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है। बंगाल की चर्चा जो भी मनीष जी कह रहे थे, मैं स्पष्ट कर दूं कि बंगाल में कह रहे थे कि दूसरे दल के नेता जाते थे, अरे कम से कम बंगाल में तृणमूल के विधायक और मंत्री पिट नहीं रहते मनीष जी। आप तो उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से लेकर के दक्षिण तक आपके विधायक दौड़ा के पीछे जा रहे हैं। अरे संजीव, ये परिवर्तन देखा है। संजीव, अरे संजीव, अधीर रंजन चौधरी से पूछकर बोलिएगा ये जो बंगाल के बारे में आप बोल रहे हैं, अभी आपको काट देंगे 1 सेकंड में। मुझे अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं, जरा एक बार पढ़ लीजिए उनके ताजा बयान, उसके बाद बोलिए। मुझे लगता है मानक भाई मोदी जी को भी कल आपने सुना होगा, इतने निम्नतम स्तर पे 75 साल के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने वक्तव्य नहीं दिया होगा। वो भी एक नमूना है, इसको भी सोचिए। अच्छा, कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है इन 58 सीटों में जो आज वोटिंग हो रही है? भाई मैं कई बार मानक भाई कह चुका हूं कि एक कहता है कि 400 के ऊपर सीट लाएंगे, एक कहते हैं 350 के ऊपर। तो मुझे लगता है राष्ट्रपति के पास जाके मैं सीटें बढ़ानी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस के बगैर विपक्ष की सरकार नहीं बनेगी, और भारी जनादेश जनता देने जा रही है कांग्रेस। ओके, ऑल राइट। मनीष शुक्ला को मुझे रिस्पॉन्स देने का मौका देना पड़ेगा, क्योंकि अभी फैजान खान, अरशद आबिद और संजीव सिंह तीनों आप ही पर हमला कर रहे हैं। मनीष, ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, बढ़िया वोटिंग हो रही है, तीनों कह रहे हैं आप अब बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए अपना। देखिए, जब तक 10 मार्च तक तो सबको सब कहने का अधिकार है। 19 में और 17 में भी ये लोग इसी तरह से कह रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा
तो अब कांग्रेस के लिए तो क्या कहना है, जब ये तृणमूल की ही जीत से खुश है, हम लोग 3 से 78 पहुंचे, वहां 3 सीटों से 78 पहुंचे, हमारे लिए वो खराब स्थिति है, ये 0 पे होगा, इसके लिए अच्छी स्थिति है, तो फिर क्या जवाब देना, अच्छी बात है। देखिए हम 6 बजे अभी जब रिजल्ट आ जाए, अभी 6 बजे जब अभी मतदान पूरा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से सभी सीटों का आकलन करके एक ऑफिशियल हम लोग जरूर जारी करेंगे अपने बूथ अध्यक्षों से, और जो हमारा फीडबैक सिस्टम है उससे जारी करेंगे कि हम 58 सीटों पर कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जी। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, अभी फैजान और संजीव को आपने सुना, वो कह रहे हैं ये भूल जाइए आपके आमने सामने की लड़ाई है। क्या आप अभी भी कह रहे हैं आमने सामने की लड़ाई है, आपकी टक्कर एसपी आरएलडी से है, बाकी कोई टक्कर में नहीं है? नहीं, देखिए 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, 2, 3 पे कौन रहने वाला, भी तीनों ये तय करने का अधिकार तो इन लोग को देना ही चाहिए। अच्छा अरशद, आप बता दीजिए आमने सामने की टक्कर है या फैजान और संजीव जो कह रहे हैं कि उनको कम करके मत आंकिए? ये आप जनता से सवाल कीजिए, जनता से पूछिए कि किसकी टक्कर किससे है। भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रही है, समाजवादी पार्टी से और उसके गठबंधन से ही और पार्टियों का चुनाव है। हम पूरे बहुत बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसका अलाइन सरकार बनाने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश को विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ माननीय अखिलेश यादव जी लेकर जाएंगे। और उत्तर प्रदेश को जिस विकास के रास्ते पर हमने छोड़ा था और भाजपा ने उस विकास को अवरुद्ध किया था, उस विकास को हम आगे बढ़ाते हुए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश बनाएंगे और पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। अरे रुक जाइए भाई, विकास की गंगा बहाएंगे, आज पहले दौर की वोटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो आप विकास की गंगा बहाने लगे। रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए सुकेश। मैं ये कह रहा हूं कि अब मान लीजिए पहले चरण में अगर पिछले बार के वोटिंग का रिकॉर्ड टूट रहा है, तो जैसे हम पहले बात करते थे ना कि सारी की सारी पार्टियां पहले चरण में अच्छा करना चाहती हैं, जिससे वो मोमेंटम अपने साथ लेकर और बाकी चरणों में अच्छा करें। इसका मतलब ग्राउंड पर एक लहर बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब जाहिर है वो 7 चरणों में बटा हुआ चुनाव जरूर है, लेकिन लोग तो साथ साथ रह रहे हैं ना, वो वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, फिर वो लहर की तरह फैलता है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि ये मतदान के रिकॉर्ड भी इस बार टूटे, और उसी तरह ग्राउंड पर लोगों को ये महसूस है कि जो पहला चरण जीत रहा है, ये जिसमें आगे है, हो सकता है कि वो उस मोमेंटम को बनाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है, जो पक्ष पीछे रह जाता है वो और ताकत लगाता है। फिर जैसे बीजेपी हमेशा कहती है, अगर वो लोग लामबंदी करेंगे तो फिर काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। आप इसको कैसे देखते हैं, पहले चरण से ये 7वें चरण तक आज जो चुनाव जाएगा वो जमीन पर कैसे शेप अप करेगा? देखिए, आपने ठीक कहा कि एक मोमेंटम बनता है, और पहला और दूसरे चरण का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था, समय क्या था उसका, किसान आंदोलन खत्म हुआ, उस इलाके के बहुत सारे किसान नेता, प्रमुखतः उसमें जो जाट थे, जो प्राइमरीली बीजेपी के वोटर थे, वो नाराज बताए जाने लगे। तो वैसे में बीजेपी इन चुनाव में गई है। बीजेपी को मालूम है, देखिए 58 में 53 सीटें बीजेपी जीत चुकी है पहले चरण में। पिछली बार के चुनाव में 2 सीटें सपा को मिली थी, 2 बसपा को, 1 आरएलडी को। 91% उनका स्ट्राइक रेट था। बीजेपी को मालूम है कि यहां नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी दिलेरी के साथ और ताकत के साथ लड़ते हुए यह दिखाना चाहती है कि वो ग्राउंड कंसीड करने को तैयार नहीं है। वो पहले दिन से उन्होंने साम दाम दंड भेद लगाया है। बीजेपी को लगा कि उसके जो जाट वोट अगर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो दूसरे जो उसके कंसोलिडेटेड वोट हैं उनमें क्षरण न हो, उनमें इरोजन न हो, उसको किसी तरीके से खींच के रखा जा सके। और इसीलिए आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला देखेंगे, आप महिलाओं पे उनके भाषण सुनेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर से, दंगे से लेकर तमाम चीजों को जोड़ते हुए देखेंगे। तो एक एक चीज जो उनके कार्यकर्ता को ऑन टोज रख सके और उनके वोटर को अश्योर कर सके कि भाई पार्टी तो यही है, दूसरी तरफ नहीं जाना है। जो कल भी प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद जिस तरीके का ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया, वो फाइनल असॉल्ट था एक, कि ये तो चलना ही चाहिए। तो उन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, पूरी ताकत के साथ। और वो मैं बार बार कहता हूं कि वो बड़े अनअपोलोजेटिक हैं इस मामले में। वो बिल्कुल खुल के खेलते हैं। बीजेपी खुल के खेलती है कि हाँ भाई हम चुनाव ऐसे लड़ते हैं। ऑलराइट मनीष, तो इसका मतलब ये हुआ 2017 से पहले उत्तर प्रदेश, बंगाल, कश्मीर और केरल था। मनीष, देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सबको याद है। नहीं, सीधा जवाब दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, सीधा जवाब दीजिए। कैराना से लेके कांधला तक जिस तरह से पलायन था, जिस
प्रकार से अपराधियों को संरक्षण था, तो निश्चित रूप से आखिर केरल, बंगाल या कश्मीर की तुलना क्यों की जाती है? कश्मीर से लोग पलायित होके कई वर्षों तक इसी देश में वो रिफ्यूजी की तरह रहने के लिए मजबूर हुए। तो जो लोग यहाँ से पलायित हुए उनको भी बंगाल और केरल में कौन सा पलायन हो रहा है? बंगाल और केरल में तो कोई पलायन नहीं है। आपने खुद ने कभी वो मुद्दा नहीं उठाया, क्या बात कर रहे हैं? बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना राजनीतिक, अच्छा, ओके, ऑलराइट, ओके, अब मैं समझ गया। एक सेकंड मनीष, मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे कश्मीर में पलायन हुआ हिंदुओं का, यूपी में हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाएगा अगर बीजेपी हार गई तो। बंगाल में जैसे राजनीतिक हिंसा होती है उस तरह की राजनीतिक हिंसा शुरू हो जाएगी। और केरल से क्या था? केरल से क्या आ जाएगा यूपी में? केरल से हमको नहीं कहना है। केरल की विधानसभा में वामपंथी मुख्यमंत्री अच्युतानंदन जी ने माना था सबसे पहले कि लव जिहाद यहाँ होता है। वहां के हाईकोर्ट ने माना, वहां के ईसाइयों की संस्था ने इस चीज को कहा और पूरे देश में इस तरह की स्थिति हुई। इसलिए हम लोग धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश कानून बनाकर। ओके, अरशद बोलिए। अरशद भाई जवाब दीजिए। आप अगर आ गए पलायन, अच्छा अरशद चले गए, चलिए फैजान खान बोल दें, क्योंकि फैजान की भी सरकार थी, आपकी बीएसपी की भी सरकार थी 2012 से पहले। मानक भाई आपने बहुत सही सवाल किया। देखिए ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूंगा इसको, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश, इसलिए क्योंकि वो लोग अहंकार में इतना डूबे रहते हैं कि इस बात का भी ख्याल नहीं रहता है कि मोदी जी के सरकार से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन जब इनके लफ्ज आप सब पकड़ेंगे तो आप देखिए क्या बोलते हैं 2017 से पहले। भाई साहब आपकी भी 2 बार सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, 2017 से पहले केंद्र में मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, अरे भाई उससे पहले अटल जी की भी सरकार रही है केंद्र में। आप लोग खुद भूल जाते हैं अपनी सरकार के बारे में, इतने अहंकार में डूब जाते हैं मोदी जी योगी जी के आगे कि अपने सरकार को भी भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी भूल जाते हैं। दूसरी चीज, ओके संजीव, ऑलराइट संजीव कुछ कहेंगे आप इस पर? ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह की बात कही और इनके नेता कहते हैं कि कश्मीर की बात कहते हैं, कश्मीर हो जाएगा, पलायन हो जाएगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अपने उस एजेंडे को बताती है जो आजादी के पहले था, क्योंकि कश्मीर इनको नहीं चाहिए था, इनको बंगाल का विभाजन चाहिए था जो उनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे। आज जो बात ये कह रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम पूरे देश को लेकर के सोच के बात करिए। किसको आप गाली देते हैं? कश्मीर हो जाएगा यानी कश्मीर भारत में नहीं आता, पलायन हो जाएगा तो पलायन करके लोग कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं। अरे कम से कम ऐसी बातें तो मत करिए। 134 करोड़ हिंदुवास ये हिंदुस्तान के लोग हैं, इनका तो सम्मान करिए। क्या किया 370 हटा करके? ओके, अरशद आ गए, ऑलराइट, एक सेकंड अरशद, संजीव एक सेकंड, अरशद हाँ बोलिए। अरशद, मनीष शुक्ला कह रहे हैं देखिए कश्मीर जैसा पलायन हो जाएगा यूपी में अखिलेश आ गए तो, पश्चिम बंगाल जैसी हिंसा हो जाएगी और बंगाल की तरह लव जिहाद हो जाएगा। मानक जी ये भाजपा के लोग हैं, ये हर वक्त झूठ बोलते हैं और भाजपा में एक परिपाटी है जो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर पलायन आज किया है तो उन्नाव पीड़िता के परिवार ने उत्तर प्रदेश से पलायन किया है। अगर पलायन किया है तो हाथरस की बेटी जिसकी रात को 12 बजे जलाकर उसको फूका गया, उसके परिवार ने पलायन किया है। अगर पलायन किया है तो गोरखपुर में व्यापारी के उसकी हत्या कर दी जा रही, उस व्यापारी के परिवार ने पलायन किया है। अगर पलायन किया है तो उत्तर प्रदेश में होने वाली हत्याएं जिनमें भाजपा सरकार का सीधे सीधे संरक्षण शामिल है, उनके परिवार ने उत्तर प्रदेश से पलायन किया है। अगर पलायन किया है तो उन लोगों ने पलायन उत्तर प्रदेश से किया है जो भाजपा के अत्याचारों से उसकी सरकार के तहत जो पूरी तरह पीड़ित है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए 1090 दिया उत्तर प्रदेश में। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है अरशद, मेरे पास टाइम। सुकेश क्लोजिंग कमेंट, कहां तक देख रहे हैं आप ये मतदान जाता हुआ? क्योंकि वहां तक तो लगभग पहुंच ही गया है, 57-58% होगा, 70%। मुझे लगता है 70 के आसपास। 70 मतलब अच्छा खासा मतदान। अगर 70% मतदान होता है यूपी में पहले चरण के चुनाव में, तो फिर और बाकी चरणों में ये पकड़ेगा क्या? इसी तरह का फ्लेवर, इसी तरह का जोश रहेगा? मुझे लगता है मोमेंटम बन जाता है तो उसके बाद स्पर्धा भी होने लगती है। नहीं, वो स्पर्धा ऐसी होती है कि उस इलाके में इतने लोगों ने वोट दिया, हम भी बाहर निकलकर वोट करें। नहीं, क्योंकि ये भी रहता है ना, कुछ इलाकों में ज्यादा इश्यूज गर्म होते हैं, जैसे पश्चिम यूपी में इधर किसान आंदोलन, ये बड़ा गर्म मुद्दा था। ये जो हमारा हिंदी बेल्ट है, काऊ बेल्ट जिसको कहते हैं ना, ये पॉलिटिकली बड़े एक्टिव लोग हैं।
ये पॉलिटिक्स जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, इनको राजनीति में बहुत मजा आता है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे लोग, खासतौर पे बिहार और यूपी के लोग, तो उनको राजनीति में वो एक तरीके से पार्टिसिपेंट हो जाते हैं इतने समय के लिए। तो आप चौक चौराहे पे जाएं, कहीं बात करें, नाई की दुकान पे जाएं, अभी हर जगह आपको राजनीतिक चर्चा सुनने को मिलेगी और कोई ना कोई अपना एक्सपर्ट कमेंट आपको देगा। तो वो घुस जाते हैं राजनीति के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये एक मोमेंटम बना है, वो लंबा चलेगा। और वो मैं फिर से कहता हूं कि वो एंटी इनकम्बेंसी या फिर प्रो इनकम्बेंसी, इसको मेजर करना बहुत खतरे जैसा है। उसको बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों तरफ से चलता है। हो सकता है कि सरकार के पक्ष में पड़ रहा हो सकता है उसके विरोध में पड़ रहा हो। 10 मार्च को पता चलेगा। पर हाँ, जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उतना अच्छा है। हम तो चाहते हैं, लोकतंत्र मजबूत ही होता है। और जो आम लोग होते हैं ना, उनकी फिर ये शिकायत करने की भी गुंजाइश खत्म हो जाती है। काश कोई और सरकार होती, काश वोट दे दिया होता। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।